Okay, so this is October November 2018 पेपर 3 वेरिएंट 2 हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन है. So CPLC is a manufacturing business. Goods are transferred from the factory at a fixed percentage profit which has remained unchanged for some years. कह रहे हैं कि हम गुड्स को जो बनाते हैं फैक्ट्री में, वहाँ फैक्ट्री से निकाल के एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर जो है वो ट्रांसफर करते हैं. और किधर ट्रांसफर करते हैं? जाहिर सी बात है, इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग सेक्शन या ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं. और वो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कह रहा है कि काफी सालों से सेम है. द डायरेक्टर्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017. इसमें हमारे पास रेवेन्यू गिवन है, प्राइम कॉस्ट गिवन है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस चार्जेस हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस है, एंड देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स अगेन एट ट्रांसफर प्राइस गिवन है. और फिर उसके नीचे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. अब ये सवाल जो है, हमने जो पहला सवाल किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा डिफरेंट कैसे कि इसमें आपको प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट बना के दे दिया है. ये देखिए, द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट वाज एज फॉलोज. अब प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट बना के दे दिया है, तो इसका मतलब ये कि सवाल मुश्किल कैटेगरी में नहीं गया, ये सवाल आसान कैटेगरी में आ गया. क्यों सर? क्योंकि इसने आपको जब अकाउंट बना के दिया, इसने आपको ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बता दी कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट का कितना एलिमेंट था, तो 21,000 का एलिमेंट था. क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट का कितना एलिमेंट है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर 16,000 का फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट है. और ड्यूरिंग द ईयर कितनी अमाउंट से प्रोविजन डिक्रीज हुई है, तो साल के शुरू में 21,000 थी, साल के एंड पे 16,000 थी. तो ड्यूरिंग द ईयर जो चेंज इन प्रोविजन आया है वो कितने का आया है? वो $5,000 का आया है, वो हमारे जिसको लिए हम फाइव इनकम थाउजेंड स्टेटमेंट के रेलिवेंट अंदर होता है. हमारे लिए 5,000 5,000. रेलिवेंट होता है. यस, क्योंकि जब आप फैक्ट्री का रियलाइज प्रॉफिट निकालते हो तो आप क्या करते हो? ओपनिंग प्रोविजन एट फैक्ट्री प्रॉफिट लेस क्लोजिंग प्रोविजन. तो बेसिकली ओपनिंग प्रोविजन माइनस क्लोजिंग प्रोविजन हो रही है. तो जो दोनों का डिफरेंस होता है ना, वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअल में रिकॉर्ड हो रहा होता है. सो इफ यू डू सही. इवन ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेपरेटली, या आप उसका डिफरेंस ले लो, वो बात एक ही है. तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप फैक्ट्री का रियलाइज प्रॉफिट निकाल रहे होते हो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास चेंज इन प्रोविजन की अगर डायरेक्ट फिगर गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 5,000 डायरेक्ट गिवन है, तो आपको फिर वो पूरा फॉर्मेट ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट प्लस फैक्ट्री प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा जो है जी, तो मैं आपको ये बताया था कि भाई फिर जो हमारे पास सिर्फ चेंज इन प्रोविजन वाली फिगर होती है, हम सीधा सीधा उस चेंज इन प्रोविजन को फैक्ट्री प्रॉफिट में से ऐड सब्ट्रैक्ट करा देंगे. तो अगर तो डिक्रीज इन प्रोविजन है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, तो उस केस में हम डिक्रीज इन प्रोविजन को फैक्ट्री प्रॉफिट वाली अमाउंट के अंदर ऐड करा देंगे. और अगर इंक्रीज इन प्रोविजन होता है, यानी कि क्लोजिंग प्रोविजन की अमाउंट ज्यादा होती, ओपनिंग की कम होती, तो फिर इनकम स्टेटमेंट भी आपकी उधर क्रेडिट साइड पे ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट के नहीं आ रही होती, बल्कि वो भी फिर यहाँ इस तरफ डेबिट साइड पे आ रही होती. और उस केस के अंदर फिर जो है आप जो इनकम स्टेटमेंट वाली अमाउंट होती उसको फैक्ट्री प्रॉफिट में से माइनस करा देते. तो ये अगेन फिनोमेना सेम ही है. आपको अगर थोड़ा सा रिकॉल करो कि इनकम स्टेटमेंट हम जब बात करते थे कि इनकम स्टेटमेंट की नेचर क्रेडिट है, तो कोई स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी तो वो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेगी, और कोई भी चीज जो इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स को कम करेगी तो वो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेगी. तो जब आपका डिक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है, तो डिक्रीज इन प्रोविजन की जो एंट्री है उसमें इनकम स्टेटमेंट क्या हो रही है? इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है. आपका जो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट है वो क्या हो रहा है? प्रोविजन का अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है. जस्ट लाइक हाउ यू कैन सी कि यहाँ पे उल्टा, अच्छा मैंने लिख दिया, ये डीआर है सीआर. तो यहाँ पे भी यू कैन सी कि आपका प्रोविजन का अकाउंट क्या हो रहा है? 5,000 से डेबिट हो रहा है. किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से, विच रिफ्लेक्ट्स इनकम स्टेटमेंट क्या हो रही होगी? क्रेडिट हो रही होगी. तो अब आपने क्या करना है? फैक्ट्री प्रॉफिट के अमाउंट के अंदर इस इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर को सीधा सीधा ऐड कर दोगे, तो फैक्ट्री का रियलाइज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा. देन उसके बाद हमारे पास टोटल रेंट गिवन है कितना? $100,000 फॉर द ईयर. ऑल दिस हैड बीन इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. कह रहे हैं कि पूरा का पूरा 1 लाख आपने किधर ऐड कर दिया है? सारा का सारा एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया है. जबकि हाउएवर 50% ऑफ इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री, 25% ऑफ द टू द ऑफिस एंड 25% टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. कह रहा है कि इस 1 लाख के 3 हिस्से करो. 1 लाख के 3 हिस्से कैसे होंगे? कि 50,000 आपने डालना है किधर? जो 50% है 1 लाख का, वो आप डालो फैक्ट्री में एज अ ओवरहेड, उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डालो.
25% आप डालो, यानी कि 25,000 डालो किधर, ऑफिस में, विच इज गोइंग टू बी फॉर एडमिन। जो ऑफिस का खर्चा होता है वो किसका, एडमिन का खर्चा है। और 25% वो कह रहा है आप डालो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, यानी कि 25,000 जो है, 100,000 का 25% वो आपका जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है जी, आगे फिर हमसे कहता है द टैक्सेशन चार्ज फॉर द ईयर वाज $39,400। तो ये सीधा सीधा उसने हमें टैक्स का चार्ज बता दिया कि ड्यूरिंग द ईयर 39,400 टैक्स चार्ज भी आपने रिकॉर्ड करना है, जो कि जाहिर सी बात है इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट यूज बाय द कंपनी। आप देखें फैक्ट्री प्रॉफिट की जो परसेंटेज है, आपको जब वो कैलकुलेट करने का कहे तो मैंने आपको फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था कि फैक्ट्री प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये रेट आपको कैलकुलेट करके दे ये जो देगा किस फैक्ट्री चीज का, कि प्रॉफिट भाई होता है ये आप, रियलाइज प्रॉफिट होता है। फैक्ट्री प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता। फैक्ट्री प्रॉफिट होता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोडक्शन किया उसके ऊपर कितना जो प्रॉफिट है फैक्ट्री का वो चार्ज किया है, तो वो टोटल एक अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन मतलब इसमें लेकिन रियलाइज ये भी होता है, लाजमी नहीं है रियलाइज। इसमें बिल्कुल, इसमें दोनों जो जितना भी आपने अगर 100 यूनिट बनाया उस 100 यूनिट के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से फैक्ट्री प्रॉफिट चार्ज किया, तो टोटल फैक्ट्री प्रॉफिट 100 रुपए का है। लेट से 80 यूनिट आपने ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए, तो उसी 100 में से 80 रियलाइज्ड हो गया, बाकी 20 यूनिट जो आप नहीं बेच सके तो वो अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट में काउंट होगा। ठीक है। और वो तो ये जो अनरियलाइज टोटल होता है यूनिट्स वो आपने बनाया उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट का, अकाउंट में ही उसे इंक्लूड कर लेते हैं, जो इसका प्रोविजन चेंज इन प्रोविजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उसको हम वहां पे इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि भाई जो नहीं बिका है तो वो उस पे फैक्ट्री प्रॉफिट का कितना एलिमेंट था, उसमें 16,000 का लेट से यहाँ पे जैसे गिवन एलिमेंट था, तो उसको हम फैक्ट्री का जब रियलाइज प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो चेंज इन प्रोविजन के थ्रू उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई जो नहीं बिका तो उसका फैक्ट्री प्रॉफिट हम इंक्लूड नहीं करेंगे वाइल वी कैलकुलेट फैक्ट्री रियलाइज प्रॉफिट। सो तो अब जो आपके पास यहाँ पे रेट कैलकुलेट करने की बात है, तो रेट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, आप अगर रियलाइज करो, अब यहाँ पे आपके पास ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट भी है, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट भी है। आपकी मर्जी आप कौन सी फिगर उठाते हो, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 21,000 के भाई ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर कितना फैक्ट्री का एलिमेंट था, और बैलेंस शीट ही 16,000 रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट का कितना एलिमेंट था। लेकिन क्योंकि उसने सवाल के शुरू में ही कह दिया है कि भाई ये फिक्स परसेंटेज एक चार्ज है जो कि काफी सालों से अनचेंज है, यानी कि पिछले साल जो था इस साल भी वही है। अगर तो वो ये बात यहाँ पे नहीं कहता जो उसने कही है ना कि विच हैज रिमेन अनचेंज फॉर सम इयर्स, अगर ये बात यहाँ पे मेंशन नहीं होती तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप क्लोजिंग प्रोविजन की बेसिस पे जो है, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट की बेसिस पे ही रेट कैलकुलेट करते। क्यों, क्योंकि क्वाइट अ पॉसिबिलिटी के इस साल का रेट डिफरेंट हो और पिछले साल का रेट जो है वो डिफरेंट हो। जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 के अंदर देखा था कि जो करंट ईयर था उसका रेट 24% था हमने जब कैलकुलेट किया, और पिछले साल का रेट हमें बताया हुआ था 20% है, लेकिन इस केस में उसने कह दिया कि भाई जो भी रेट है वो रेट सेम है। तो इट्स अप टू यू कि आप ओपनिंग प्रोविजन की फैक्ट्री प्रॉफिट की फिगर इस्तेमाल करते हो या क्लोजिंग प्रोविजन की अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट की फिगर इस्तेमाल करते हो। तो लेट से मैं क्लोजिंग की इस्तेमाल करता हूँ। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है, 16,000 है। और इस क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ये देखिए ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है, 16,000 है। इस क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस जो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 31 दिसंबर 2017, वो ट्रांसफर प्राइस पे गिवन है विच इज $96,000। और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने कहा है कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आपके पास आना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अब इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो कि हमारे पास ट्रांसफर वैल्यू पे गिवन है, अगर मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे लेके आना चाहूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि ट्रांसफर प्राइस जब इन्वेंट्री की गिवन होती है तो उस ट्रांसफर प्राइस के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है कॉस्ट का, कि उन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े में आपके पास, और दूसरा एलिमेंट होता है उसके अंदर एडेड एलिमेंट कि उन गुड्स के ऊपर फैक्ट्री प्रॉफिट का कितना अमाउंट इंक्लूडेड है। तो अगर आप इस केस में रियलाइज करो तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की ट्रांसफर प्राइस मौजूद है $96,000। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस $96,000 लिख लेता हूँ।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुझे नहीं पता, और मुझे यहाँ पे रेट निकालने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही चाहिए, तो मैं उसको एक्स कह लेता हूँ। और फैक्ट्री प्रॉफिट जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर जो फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट है वो मुझे पता है कितना, 16,000, क्योंकि उसने मुझे अकाउंट बना के दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि भाई क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब ही यही है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर कितना फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड है, तो वो 16,000 यहाँ पे गिवन है। तो मैं यहाँ पे फैक्ट्री प्रॉफिट के एलिमेंट की जगह क्या लिख लूंगा, 16,000। तो बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई, 96,000 माइनस 16,000 करूंगा तो मेरे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी कितनी, $80,000। तो नीचे मुझे उस क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ही लिख रही थी, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 80,000 करें तो आपके पास रेट आ जाएगा टाइम्स 100। आसान रिज्यूम करते हैं। अच्छा जी, सो 80,000 टाइम्स 100 अगर आप करें आपके पास आंसर आएगा 20%। तो ये आपका फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट है, जो कि आपसे उसने पार्ट ए के अंदर 3 मार्क्स से मांगा था, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट यूज बाय द कंपनी। अच्छा, अब एक सवाल बच्चे पूछ सकते हैं जो कि ये है कि सर फैक्ट्री प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट अगर ले लेता, कॉस्ट नहीं लेता, तो फिर क्या होता? तो देखो रेट 20% नहीं आता, रेट डिफरेंट आता। क्या वो रेट एक्सेप्टेबल है? तो उसका जवाब है नहीं, वो रेट एक्सेप्टेबल इस सवाल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने आपसे सिर्फ कहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट यूज बाय द कंपनी, उसने मार्जिन मार्कअप का वर्ड यूज नहीं किया। तो जो नॉर्मल रेट का रेट होता है वो आपका रेट कैलकुलेट मीन आपने उसमें डिनोमिनेटर में क्या रखना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रखनी है। या तो वो आपसे कहता कि कैलकुलेट द फैक्ट्री प्रॉफिट रेट बेस्ड ऑन ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट फिगर, या बेस्ड ऑन ट्रांसफर वैल्यू, या बेस्ड ऑन मार्जिन, कुछ इस तरीके की बात कर देता, तो फिर डिनोमिनेटर में ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट आता। अदर देन दैट आपने हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर अगर वो रेट पूछे तो कॉस्ट की ही, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की ही फिगर को रखना है। देन पार्ट बी में कहता है प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2017 इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। सो दिस इज पार्ट ये बी। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट को किसी और तरह पूछ सकता है? नहीं, इसी तरीके से पूछा है, और कोई तरीका नहीं। मार्कअप सही। मार्जिन की परसेंटेज वो कह सकता है, बट अगेन दैट इज द सेम थिंग ना। हाँ। तो अब नेक्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए अब हमारे पास ना उसने रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, उसने डायरेक्टली हमें बताया हुआ कि आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी है, $780,000 है। तो हम सीधा सीधा अपनी प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट कर देंगे। सो प्राइम कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है ना पूरी? नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस अदर डायरेक्ट कॉस्ट, प्लस अदर डायरेक्ट। यानी कि उसमें डायरेक्ट लेबर वगैरह भी इंक्लूडेड है। यस, डायरेक्ट लेबर वगैरह भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। 7,80,000 के बाद अब हमने ऐड करना है प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए आपके पास जो अमाउंट गिवन है वो अमाउंट गिवन है $1,52,000 की, लेकिन उसमें अभी 50,000 का रेंट इंक्लूडेड नहीं है। तो आप यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड की वर्किंग दिखा दोगे, 1,52,000 प्लस 50,000, तो ये हो जाएगा कोई 2,02,000। और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, 2,02,000 प्लस 780,000, तो आपके पास निकल के सर आ रहा है 50,000 क्या था? $982,000। 50,000 रेंट का पोर्शन था जो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमने डालना था, उससे जो हमें अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी ना कि रेंट का 50% आप फैक्ट्री ओवरहेड में भी डालो। तो ये आपके पास आ रहा है 982,000। 982,000 आपके पास जब अमाउंट आ गई है उसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करवाना है जो है, और वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कराना है जो 25,000 है। सो ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? नो, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल, सर तो अगर कोई ये मतलब इंटरनली प्रिपेयर्ड होता है, इसको आप एक्सटर्नल यूजर्स को नहीं देते। आउटसाइड द कंपनी से अगर कोई देखेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि रेंट फैक्ट्री पे कितना लगा है?
यस, इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा आउटसाइड नहीं। फैक्ट्री आप इस इंफॉर्मेशन का किसको फायदा नहीं है? ये देखो, ये इंटरनल है, इससे आपके पास सिर्फ कॉस्टिंग निकल के आ रही है कि आपने प्रोडक्ट जो बनाया वो कॉस्ट कितने की बनी है। और कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना जनरल पब्लिक के साथ जरूरी नहीं होता। मैनेजमेंट को तो जाहिर सी बात है सारा कुछ पता ही है, जनरल पब्लिक के साथ आप ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। अच्छा। 17,000 जो है वो आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, और 25,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। तो 17,000 इसमें ऐड हो जाएगा और 25,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। 982,000 प्लस 17,000 माइनस 25,000, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकल के आ गई $9,74,000। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। इसको आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जितने भी गुड्स आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाए उनकी कॉस्ट 9,74,000 थी। और इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है? इसके अंदर हमने फैक्ट्री प्रॉफिट के एलिमेंट को ऐड करना है। फैक्ट्री प्रॉफिट के एलिमेंट अभी आपसे पार्ट ए में उस खुद ही रेट कैलकुलेट कराया था, तो वो रेट कितना था? 20% था, और कॉस्ट का 20% था। सीधा सीधा 9,74,000 जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, उसका अगर आप 20% निकालो, टाइम्स करो 20% से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1,94,800। दैट इज द एलिमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट। और जब आप इन दोनों को ऐड करा दोगे तो यू विल गेट द फिगर फॉर ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, जो कि आपके पास आ रही है 1,94,800 प्लस 9,74,000, 116,8800, 116,8800। दैट इज द फिगर फॉर ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया। फिर फैक्ट्री पार्ट प्रॉफिट सी में कैसा है? फैक्ट्री प्रॉफिट आपने सीधा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर 20% रेट लगा दिया, जो आपने पार्ट ए में रेट कैलकुलेट किया था फैक्ट्री प्रॉफिट का। ओ अच्छा। और दोनों को ऐड किया तो ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ गई। देन पार्ट सी के अंदर उसने हमसे कहा है कि इनकम स्टेटमेंट बना के दो। तो इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेल्स चाहिए। सेल्स उसने हमें बताई भी है, 18,240। सो 18,240, ये तो हमारे पास इनकम सेल्स की स्टेटमेंट में फिगर आ ये गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर लिखते हैं ना हम, ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। यस। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट लिख दें और अदर इनकम में फैक्ट्री प्रॉफिट लिख दें, ऐसा क्यों नहीं करते? इन्वेंट्री आपकी फिर जो है वो, क्योंकि आप ट्रांसफर वैल्यू पे दिखाना चाह रहे हो सारी चीजें, तो आप वो तो आप कर सकते हो कि फैक्ट्री प्रॉफिट जो रियलाइज हुआ उसको अदर इनकम में लिख दो, ये तो आप कर सकते हो, ये एक्सेप्टेबल भी है। इनफैक्ट मार्किंग स्कीम के अंदर आपको कई जगह लिखा हुआ भी दिखेगा कि उसने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फैक्ट्री के रियलाइज प्रॉफिट को ऐड किया हुआ है। लेकिन आप उसको यहाँ पे जो शो करोगे, यहाँ पे आप उसको कॉस्ट के ऊपर शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं शो कर सकते, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ताकि आप ट्रांसफर वैल्यू पे शो करो विच इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू सप्लायर्स कॉस्ट, ताकि आप दोनों डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को, जो आपके ट्रेडिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है और जो आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है, उसको सेपरेटली असेस कर सको। तो ये जो दैट ओपनिंग इन्वेंट्री है ये भी मतलब ट्रांसफर वैल्यू पे ही ट्रांसफर आएगी? वैल्यू पे ही जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस 1 जनवरी 2017, तो ये 1,26,000 आपका ओपनिंग इन्वेंट्री का चला जाएगा, जो कि ट्रांसफर प्राइस पे है। इसके अंदर हम ट्रांसफर टू इनकम, ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाली फिगर डालेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, फिर इसके बारे में थ्योरेटिकली पूछते हैं कि क्यों ट्रांसफर वैल्यू, मतलब क्या जवाब देंगे? अभी तो बताया बेटा, टू शो दैट परफॉर्मेंस ऑफ बोथ डिपार्टमेंट सेपरेटली, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। हाँ हाँ अच्छा। तो ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर थी 11,16,8800, 11,16,8800। एंड उसके बाद जो है हमारे पास कोई इस सवाल के अंदर हमने आज सच हमारी कोई वो नहीं है, फिनिश गुड्स की परचेजेस नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया मेजोरिटी सवालों में होती भी नहीं है। तो अब आप जो है इसके अंदर सीधा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर लोगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपकी ट्रांसफर प्राइस पर रिकॉर्ड होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास ट्रांसफर प्राइस पे गिवन थी कितनी? हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 96,000 पर। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी 96,000 से।
सर तो ये सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स में 11 मार्क की कैसे इनकम स्टेटमेंट? बेटा अभी और भी चीजें हैं ना। तो अच्छा। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 1,26,000 की, +116,888,000 -96,000। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ गई 119,888,000। ठीक। और फिर इसमें से माइनस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस सेल्स करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो 182 माइनस आंसर, ये हमारे पास आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 62,1,200 का। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप चाहो तो यहाँ पे भी फैक्ट्री का रियलाइज प्रॉफिट आप कर सकते हो, तो मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ वो किस तरीके से होगा। आप सिंपली रिकॉर्ड करोगे फैक्ट्री प्रॉफिट, जो कि पूरे जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसके ऊपर आपने चार्ज किया इस साल, विच वॉज 194,800। ये आपने फैक्ट्री प्रॉफिट जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसके ऊपर चार्ज किया है 194,800। और उसमें से आप, क्योंकि इस केस में आपकी जो प्रोविजन थी, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन प्रोविजन जो है वो क्या होगा, यहाँ इनकम स्टेटमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो वो कितने से डिक्रीज हो रही है, 5,000 से उसकी इनकम स्टेटमेंट की फिगर है। 5,000 से इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है, प्रोविजन का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5,000 ये ऐड हो रहा है, और इसमें आप लिखोगे डिक्रीज इन प्रोविजन। अगर वाइस वर्सा होता, इंक्रीज इन प्रोविजन होता, तो वो माइनस हो जाता है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट। ये आपके पास टोटल बनेगा 194,800 +5,000, दैट वुड बी 199,800। और जब आप इनको ऐड करोगे, सर जो आपकी अनरियलाइज ग्रॉस, फैक्ट्री प्रॉफिट वो अमाउंट है जो नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो गया? नहीं। हाँ, नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी, रियलाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि इस साल वो जो है वो बिके नहीं है, लेकिन अगले साल जो है जब वो कुछ बिकेंगे तो वो अगले साल रियलाइज हो जाएगी। तो ये आपके अच्छा। पास इन दो फिगर्स को आप ऐड करोगे तो आ रहा है $821,000। अब ये आप जो पूछा था सर, ग्रॉस प्रॉफिट के क्लोजिंग बाद दिखा इन्वेंट्री दे। से रिलेटेड है ना? क्या चीज? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड है ना? क्लोजिंग ओपनिंग दोनों से रिलेटेड है ना। जो ओपनिंग प्रोविजन थी वो इस साल अर्न हो गई है, और जो क्लोजिंग है वो अर्न नहीं हुई है। तो आप डिफरेंस लेके यहाँ पे डालोगे, जैसे मैंने लिया है कि भाई डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, क्लोजिंग कम थी ओपनिंग ज्यादा थी, तो जो डिफरेंस था वो यहाँ पे जाएगा। अगर तो क्लोजिंग कम है ओपनिंग ज्यादा है तो डिक्रीज इन प्रोविजन है वो ऐड हो जाएगी। अगर इंक्रीज इन प्रोविजन है तो वो लेस होगी। और सर आपका जो लेकिन मैं नहीं समझा ये प्रोविजन आ क्लोजन कहाँ से रही? प्रोविजन आ कहाँ से रही है, आपने यहाँ पे उसने गिवन है ना, आपको निकाल के दी भी, और आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ कि क्या कैसे वो निकलेगी। से लेकिन ये तो यहाँ पे प्रोविजन है किस चीज के लिए मतलब? बेटा ये ये जो वो ओपनिंग जो इन्वेंट्री पे अनसोल्ड है? आपने, जी बिल्कुल जी, वो गुड्स हैं अनसोल्ड हैं, और जो या लेट्स से साल के शुरू में आपके पास पड़े ओपनिंग इन्वेंट्री के केस में, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के केस में जो साल के एंड में आपके पास पड़े हुए थे अनसोल्ड रहे, उनके ऊपर जो फैक्ट्री एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आप फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट डाल रहे हो वो तमाम यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया उसके ऊपर डाल रहे हो। और बाद में फिर जब कुछ यूनिट्स आपके पास अनसोल्ड रह रहे हैं तो उनके आप प्रोविजन को क्या करा रहे हो, माइनस करा रहे हो, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री में गुड्स पड़े हुए थे जिनकी प्रोविजन या जिनका फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट आपने इस साल अर्न कर लिया, तो उसको आप ऐड करा रहे हो। तभी आपको फैक्ट्री रियलाइज प्रॉफिट का जो मैंने फॉर्मेट बताया था वो था ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट, एट फैक्ट्री प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट, जिसकी बेसिस पे फैक्ट्री का रियलाइज प्रॉफिट निकल कर आ रहा था। अच्छा। तो अब यहाँ पे आप अपने बाकी सारे एक्सपेंसेस डालोगे, तो सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं लेस एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहले आपका आ रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस यहाँ पे आपके पास गिवन था कितने का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बेसिकली गिवन थी 283,800 की। लेकिन उस 283,800 के अंदर, 283,800 के अंदर जो उसका रेंट का एलिमेंट था वो अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने देखा था कि भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 25,000 के रेंट के एलिमेंट को भी डालना है, तो इसके अंदर 25,000 क्या हो जाएंगे, इसके अंदर 25,000 ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की उसने एडजस्टमेंट हमें नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी है। तो बस इन दो को हम ऐड करेंगे, 283,800 +25,000, तो ये हो जाएगा 288,100, 298,
308,800 एंड एडमिन एक्सपेंसेस के बाद आपके पास आ जाएगा। एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास क्या था? एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले तो एडमिन एक्सपेंसेस की अपने बैलेंस एक गिवन था विच थ्री वॉज 343,100। लेकिन उसमें उसने कहा था कि भाई तमाम का तमाम रेंट जो है वो आपने एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड किया हुआ है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था सिर्फ 25,000 एडमिन से रिलेटेड है, बाकी 50 फैक्ट्री ओवरहेड का और 25 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो अभी जो ये अमाउंट गिवन है 343,100, इसके अंदर से 1 लाख का रेंट मौजूद है, जबकि इसके अंदर रेंट चार्ज होना कितने का चाहिए? खाली खाली सिर्फ और सिर्फ 75,000 का। 25,000 का रेंट चार्ज होना चाहिए और 75,000 जो है वो एक्स्ट्रा रेंट है, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और हमने उनको उन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में रिकॉर्ड कर भी दिया है। जो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड था उसको हमने फैक्ट्री ओवरहेड जब रिकॉर्ड करे तो उसमें रिकॉर्ड कर दिया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। तो अब जब मैं एडमिन एक्सपेंसेस कर रहा हूँ तो जो बैलेंस गिवन है 343,100 का, उसमें जो बाकी दो डिपार्टमेंट्स का रेंटल एक्सपेंस है वो भी इंक्लूडेड है, विच इज इक्विवेलेंट टू $75,000। तो वो $75,000 मैंने क्या करा दिया, यहाँ से 343,100 से माइनस करा दिया। या आप ये भी कर सकते थे कि आप पूरा पहले 1 लाख माइनस करा के फिर जो एडमिन एक्सपेंस का 25,000 था वो ऐड करते, तो भी नेट इम्पैक्ट जो है वो -$75,000 का ही होना था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रेंट इस एडमिन एक्सपेंस के अंदर इंक्लूडेड है वो $75,000 का इंक्लूडेड है। तो once we'll do 343,100 -$75,000, तो आपके पास एडमिन एक्सपेंस निकल के आ रहा है 268,100 का। और आपको पता है कि ये दोनों एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो अगर इनका हम टोटल करें तो इनका टोटल कुछ बन रहा है, टोटल इनका बन रहा है 576,900। 576,900। और ये जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम वाली फिगर थी 821,000, इसमें से अगर माइनस कराया जाए तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, वो निकल के आ रहा है 244,100 का। तो हम उसको लिख भी देते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि मैंने अभी तक इंटरेस्ट को एक्सपेंस को अभी तक इंकॉर्पोरेट नहीं किया है, और मैंने अभी तक जो है वो फाइनेंस कॉस्ट को भी इंकॉर्पोरेट नहीं किया है। यानी कि फाइनेंस कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट आ गया और टैक्स को भी मैंने इंकॉर्पोरेट नहीं किया है। तो मैं इसमें से सबसे पहले जो है लेस फाइनेंस चार्जेस निकालूंगा। फाइनेंस चार्जेस मेरे पास क्लियरली गिवन थे और उसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं थी। फाइनेंस चार्जेस हमारे पास यहाँ बैलेंस में गिवन था कितना, ये रहा 47,100। फाइनेंस चार्जेस 47,100 माइनस हो जाएगा इसमें से। तो -47,100 करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स आ रहा है 197,000 का। तो दिस इज बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से आप क्या निकालोगे? तमाम का तमाम टैक्स का जो चार्ज था वो माइनस करा दोगे। तो टैक्स का चार्ज हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन था $39,400। $39,400 इसमें से माइनस होगा, -39,400। तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर ईयर 157,600। ये आ गया आपका क्या, प्रॉफिट फॉर ईयर। जो उसने निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला था, हमने उसको पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के दे दी, और ये उसने 11 मंथ की रखी थी। देन नेक्स्ट पार्ट के अंदर कहता है CPLC हैज द अपॉर्चुनिटी टू बाय इन फिनिश गुड्स एट अ कॉस्ट 5% लोअर देन द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इट मैन्युफैक्चर्स। एडवाइज डायरेक्टर्स वेदर और नॉट दे शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिफाई और आंसर। तो कह रहे हैं कि जो आप जितने में गुड्स बना रहे हो पर यूनिट, जो आपको गुड्स की कॉस्ट पड़ रही है, ये बंदा आपको गुड्स डिलीवर कर देगा कितने में भाई? ये बंदा आपको गुड्स डिलीवर करने की बात कर रहा है एट अ कॉस्ट 5% लोअर। तो अब ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम इसके प्रोस कॉन्स दोनों बता के जो है एक जस्टिफिकेशन दे देंगे। सो लोअर परचेजिंग कॉस्ट माइट बूस्ट प्रॉफिट्स। सर हमारे लिए जो कॉस्ट रेलेवेंट है ये वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर है या ये
टोटल कॉस्ट ऑफ सेल जो इनकम स्टेटमेंट में वो है। दोनों ही रेलेवेंट है आपके लिए, एक कॉस्ट रेलेवेंट नहीं, दोनों कॉस्ट आपके लिए रेलेवेंट है। लेकिन हाँ, अगर आप कह रहे हो इस सवाल में जो अभी पार्ट डी कर रहे हैं इस पे, इससे रिलेटेड कौन सी कॉस्ट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको जो 5% लोअर मिल रहा है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे 5% लोअर मिल रहा है। तो अगर आपने 10 रुपए की एक चीज मैन्युफैक्चर की है, जो यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाली थी वो, तो आपको अब 5% कम यानी कि 9.5 रुपए के ऊपर वो एक यूनिट मिल जाएगा। इसकी वजह से आपकी परचेसिंग कॉस्ट लोअर होगी, एंड ये आपको प्रॉफिट्स को माइट आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकता है। तो बट आपको ये चेक करना पड़ेगा, बट कंसिस्टेंट सप्लाई, consistent supply will need to be checked, will need to be checked। भाई आपको कंसिस्टेंट सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही। सिमिलरली it should be checked, similarly it should be checked if quality can be controlled, quality can be कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर फायदा नहीं है। और उसके बाद फिर आप फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हो। मेरी नज़र में 5% लोअर कॉस्ट जो है वो इज नॉट वर्थ द हैसल, क्योंकि आपका रेवेन्यू वगैरह बहुत सिग्निफिकेंट है। यू आर डूइंग 182 एंड देन 40, सो यू आर डूइंग योर सेल्स इन मोर और लेस 1.82 मिलियन की आपकी जो है वो एक तरीके से सेल है। तो इतने की सेल के बाद जो है वो इट्स नॉट वर्थ कि आप जो है, मेरी नज़र में एटलीस्ट आपका कंक्लूजन रिवर्स भी हो सकता है कि आप जो है ना अपनी प्रोडक्शन बंद करके किसी एक्सटर्नल बंदे पे रिलाई करो। सो आई वुड से कंक्लूसिवली it's not recommended, not recommended to move or to shift to an external supplier, to an external supplier, as it may pose delivery and quality issues which may deteriorate brand image, may deteriorate ब्रांड इमेज। भाई इससे अगर आपकी ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, कॉस्ट क्या कहते हैं आपकी, अगर जो है वो टाइमली सप्लाई आपको नहीं मिलती, तो आप क्या, कस्टमर आएगा आपके पास सप्लाई नहीं आएगी तो आप उसको मना करोगे, ब्रांड इमेज खराब है। आपकी क्वालिटी गलत चली गई कस्टमर के पास तो भी आपकी ब्रांड इमेज खराब होगी। फिर पार्टी में कहता है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्राइम कॉस्ट, सो इट इज बेसिकली द sum of all variable cost, sum of all variable costs is basically your prime cost। देन पार्ट ई टू के अंदर हमसे कहता है स्टेट वन एग्जांपल ऑफ अ कॉस्ट व्हिच वुड बी प्रोडक्शन इंक्लूडेड इन कॉस्ट प्राइम पूछे तो वो कॉस्ट। क्या होता है? क्या बेटा? मैं पूछ रहा हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट जो प्रोडक्शन के ऊपर आप इंटर कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर जितनी भी कॉस्ट है सारी प्रोडक्शन कॉस्ट ही तो है। तुम्हारा रॉ मटेरियल हो गया, तुम्हारा डायरेक्ट लेबर हो गया, तुम्हारा फैक्ट्री का रेंट हो गया, तुम्हारी फैक्ट्री की जो मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन हो गई, सारा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ही तो है। स्टेट वन एग्जांपल ऑफ अ कॉस्ट विच वुड बी इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स के अंदर वो कॉस्ट जाएगी जो कि फिक्स्ड हो। तो इसमें आपका रेंट ऑफ फैक्ट्री आ सकता है, एक ही उसने कहा था, वरना रेंट ऑफ फैक्ट्री के साथ साथ आपका जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो भी आपका फिक्स ओवरहेड है। इसी तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी या फैक्ट्री का जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपका एक फिक्स्ड ओवरहेड है। तो हमने यहाँ पे उसको एक ओवरहेड मांगा था, हमने वो भी दे दिया। तो यह आपका फुल फ्लैज एक 25 मार्क का मैन्युफैक्चरिंग का सेकंड क्वेश्चन था हम कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो गया।